Nearly a million people cancelled their subscriptions. Streaming giant Netflix suffered its biggest stock loss. It's hard for most people to pay for all of the streaming services. इसमें तो कोई राज नहीं है कि नेटफ्लिक्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। उन्होंने सब्सक्राइबर्स लूज करना शुरू कर दिया पहली बार और उनका स्टॉक क्रैश हो चुका है 76% तक और उनका फिफ्थ वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है S&P 500 में। ये बहुत ख़राब चीज़ है क्योंकि 2010 में जब नेटफ्लिक्स लिटरली बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था मार्केट में, जो कि 40 गुना बढ़ चुका था। जो ये परफॉर्मेंस में सडन चेंज आया है उसने मुझे तो सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि हर स्टॉक का रीजिंग बुल मार्केट और बेयर मार्केट्स होते हैं और क्योंकि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक की सिचुएशन ऐसी है, इसमें ये चीज़ नहीं है कि हाई फ्लाइंग स्टॉक जैसे नेटफ्लिक्स है वो कूल डाउन हो चुका है सब्सटेंशियली। मगर एक चीज़ जो सरप्राइज कर रही है मुझे कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा है इस सेल ऑफ के लिए। हिस्टोरिकली जो आम इंसान है उसको इन फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेट की पता नहीं होती ऐसी कंपनीज की, मगर थैंक्स टू सोशल मीडिया एक आम इंसान को भी नेटफ्लिक्स के सिचुएशन के बारे में पता है और ना कि सिर्फ वो इसके बारे में खुश है मगर वो इसके बारे में आवाज़ भी निकाल रहे हैं। व्हाट इज नेटफ्लिक्स डूइंग इन फैंग? दे आर अबाउट टू फॉल। नेटफ्लिक्स इज गोइंग टू गेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द फैंग एक्रोनिम सून। इफ नेटफ्लिक्स डज गो आउट ऑफ बिजनेस आई होप आई गेट माई मनी बैक। लॉल, नेटफ्लिक्स सक्स एंड इट्स ऑल्सो रन बाय सेटनिस्ट्स। यूट्यूब पे ऐसे कमेंट्स के अलावा यहाँ पे एंटायर थ्रेड्स है रेडिट पे जो कि डेडिकेटेड है नेटफ्लिक्स के बारे में बुरा कहते हुए। ऐसा लगता है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है नेटफ्लिक्स के आसपास वो बहुत बुरा है, पब्लिक सेंटिमेंट के अमेजोन या बड़े बैंक्स की तरह ही। मगर ना कि बड़े बैंक्स की तरह नेटफ्लिक्स जो है कम्युनिटी फेवरेट था कुछ ही समय पहले, तो आखिर एकदम से सब लोग नेटफ्लिक्स को हेट क्यों करने लगे? जो सबसे बड़ा क्रिटिक है जो कि लोगों ने बनाया नेटफ्लिक्स के बारे में कि उनका लाइब्रेरी का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जैसे लाइसेंसर डिज्नी और पैरामाउंट हो गए, वो जब डिसाइड करते हैं खुद के स्ट्रीमिंग सर्विस को लॉन्च करके वहीं पे एक्सक्लूसिव रखेंगे कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें नेटफ्लिक्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और इस चीज़ को मैंशन नहीं करना चाहिए कि उन्होंने जबकि की पार्टनर्स भी लूज़ कर दिए। नेटफ्लिक्स के पास सबसे लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग लाइब्रेरीज है पूरी दुनिया में। एज ऑफ अप्रैल 2022 नेटफ्लिक्स के पास 17,000 टाइटल्स हैं स्ट्रीमिंग ग्लोबली। और आप सोच सकते हो कि क्योंकि सिर्फ उनके पास इतने सारे टाइटल है इसका मतलब ये नहीं है कि देखने में अच्छे होंगे एटलीस्ट, हालांकि सच हो सकता है, मगर मैं आर्ग्यू करूंगा कि नेटफ्लिक्स के पास ज़्यादा शोज और मूवीज़ है जो कि वर्थ वॉचिंग है बजाय कि किसी भी बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के। और शो के मामले में उनके पास है ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल साउल, मनी हाइस्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम, मैनिफेस्ट, पीकी ब्लाइंडर्स, द 100, द अम्ब्रेला अकेडमी, द क्वींस गैम्बिट, कोबरा काई एंड बोजैक हॉर्समैन और कुछ और उनके पास बहुत सारे डीप और थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्रीज है जैसे इकैरस, द टेड बनी टेप्स, एथलीट ए, डर्टी मनी, द ग्रेटेस्ट इवेंट्स इन वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर एंड डाउनफॉल, द केस अगेंस्ट बोइंग। और ये अनकॉमन नहीं है, सबसे आइकॉनिक मूवीज नेटफ्लिक्स पर ढूंढना वो जैसे कि टाइटैनिक, ग्लैडिएटर, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द जेम्स बॉन्ड मूवीज और बाकी कई सारी मूवीज। और तो ऑब्जेक्टिवली बात करें तो ना कि सिर्फ सारा कंटेंट नेटफ्लिक्स में टॉप ऑफ द लाइन है, मगर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ शोज, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज है जो कि देखने में मजा आता है। और ये ऐसी चीज़ है जो कि आप बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बारे में नहीं कह सकते, चाहे वो डिज्नी प्लस हो या HBO मैक्स हो। उनके पास हैंडफुल या मे बी डजन्स टीवी शोज होते हैं और मूवीज़ होती है जो कि लोग देखना चाहते हैं। और डिज्नी प्लस का एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन इसलिए लिया ताकि वो मैंडलोरियन देख सकें। इसी की वजह से ऑलरेडी हैविंग अ मैसिव लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट, नेटफ्लिक्स भी इतना शाई नहीं है जब बात आती है इन्वेस्ट करने में वेल परफॉर्मिंग ओरिजिनल्स में। और इस चीज़ का परफेक्ट एग्जांपल है बजट जो उनका था सीजन 4 के स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए। हर एपिसोड जो था सीजन 4 का उसको नेटफ्लिक्स को $30 मिलियन कॉस्ट किया था और जिसके 9 एपिसोड थे। नेटफ्लिक्स को लिटरली $270 मिलियन स्पेंड करने पड़े सीजन 4 में। ये लिटरली मोर बजट है एवेटार 2 से भी, और ये जो है ओवर $5,700 पर सेकंड ऑफ स्क्रीन टाइम में आता है। और ये स्ट्रेंजर थिंग्स की बात नहीं है, नेटफ्लिक्स ने $9 मिलियन पर एपिसोड पर लगाए थे सेंस8 के, $10 मिलियन पर एपिसोड लगाए थे विचर में, और $11 मिलियन पर एपिसोड में लगाए थे द गेट डाउन में, और $13 मिलियन पर एपिसोड लगाए थे द क्राउन में। तो नेटफ्लिक्स की कंटेंट लाइब्रेरी कचरा तो नहीं जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं। ऑब्जेक्टिवली बात करें तो एक्चुअली बेस्ट है पूरी दुनिया में। और अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते तो इस स्टडी को देखो। इस स्टडी में 4,000 US के अडल्ट से पूछा गया था एक क्वेश्चन कि अगर आपके पास एक ही स्ट्रीमिंग सर्विस रखने को मिले आपको तो वो कौन सी होगी। अनसरप्राइजिंगली नेटफ्लिक्स जो है वो जीता, 41% का वोट मिला उसे। हुलू सेकंड नंबर पे आया 21% के साथ, और HBO मैक्स 13% पे आया। मगर जो अगर कंटेंट नहीं है जो कि नेटफ्लिक्स को बैड रेपुटेशन दे रहा है तो आखिर क्या चीज़ है। जब मैंने रेडिट्स पे थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब कमेंट्स पढ़े तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स के कंटेंट को ब्लेम करते हैं। वो यूजुअली जड़ नहीं होती उनके फ्रस्ट्रेशन की नेटफ्लिक्स के साथ। जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो नेटफ्लिक्स से कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग सब्सक्रिप्शन प्राइसेस का है। और जो लोअर अपने टीयर है वो $10 पर मंथ का आता है, मगर कोई भी उसे नहीं चाहता क्योंकि आप HD में भी स्ट्रीम नहीं कर सकते उसमें। आपको लिटरली 480p में स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी जो कि कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है 2022 में। इवन जो क्रैपियर स्मार्टफोन्स है मार्केट में उनका हायर रेजोल्यूशन होता है 480p से, तो ये टीयर
टियर जो है वो किसी की भी नीड्स को सूट नहीं करता, और कोई रीज़न होता है जो किसकी वजह से ये टियर लेता है, वो है पैसे बचाने के लिए। रियलिस्टिकली लोगों को एटलीस्ट स्प्रिंग तो चाहिए स्टैंडर्ड टियर इन शोज़ और मूवीज़ को एंजॉय करने के लिए मॉडर्न रेजोल्यूशन में, मगर वो भी $15.50 पर मंथ या फिर $186 पर ईयर पे आता है। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ज़्यादातर लोगों के पास 4K टीवीज़ हैं, और पहले से, क्योंकि वो इतने सस्ते हो चुके हैं। आपको लिटरली 85 इंच का 4K टीवी मिल सकता है सेम प्राइस जैसे iPhone 14 Pro Max में, और ये RC या हिताची जैसी कंपनी से नहीं है, ये लिटरली सैमसंग से है। मगर हालांकि हाई क्वालिटी 4K टीवीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुके हैं पहले से। ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स की 4K स्ट्रीमिंग ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इनएक्सेसिबल हो गया है पहले से, क्योंकि $20 पर मंथ का आता है, और सिर्फ 5 सालों में आपका स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो टीवी से भी ज़्यादा कॉस्ट करेगा आपको। नेटफ्लिक्स इस चीज़ को जानता है कि लोग प्राइस सेंसिटिव हैं, और सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स का प्रपोज सोल्यूशन है कि इंट्रोड्यूस करे वो चीपर टियर जो कि एड्स के साथ आता है। मगर ऐसा लगता है कि ये प्रपोजल भी सिंपली बैकफायर कर चुका है नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि ये मूव जो है वो ग्रीडी और कम्प्लीटली अननेसेसरी लगता है लोगों को। नेटफ्लिक्स जो बढ़ा रहा है अपने प्राइसेस को, वो नई चीज़ नहीं है, ये ऑनगोइंग फिनोमेनन है, एक डेकेड से चल रहा है, मगर हिस्टोरिकली किसी ने भी केयर नहीं किया, क्योंकि अकाउंट शेयर कर लेते थे वो। अगर आप प्रीमियम नेटफ्लिक्स अकाउंट को 4 लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, तो प्राइस इंक्रीज जो $15 पर मंथ से $20 पर मंथ पे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि आप $3 पर मंथ दे रहे थे पहले, और अब आप $4 पर मंथ दे रहे हो। नेटफ्लिक्स जो है हमेशा ये पता था कि लोग अकाउंट शेयर करते हैं, मगर उन्होंने इतना केयर नहीं किया, क्योंकि सब्सक्राइबर नंबर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे उनके, और लोगों को अकाउंट शेयरिंग से रोकना उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं थी हिस्टोरिकली। मगर जैसे सब्सक्रिप्शन स्टैग्नेट होने शुरू किया, नेटफ्लिक्स ने क्रैकडाउन किया, और नेटफ्लिक्स ने चार्ज करना लोगों को शुरू किया एक फ़ीस। अगर उनका अकाउंट जो है वो एक घर से ज़्यादा में यूज़ हो रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोर्स हुआ कि वो खुद का अकाउंट ले, जिसका मतलब ये है कि उनका मंथली फ़ीस $3 से $4 पर मंथ से $20 पर मंथ तक चला गया। और एनुअल बेसिस पे लिटरली प्राइस हाइक है $200 की, क्योंकि हॉनेस्टली मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए इस पर, क्योंकि पहले उन्होंने पासवर्ड शेयरिंग करने दी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो रोक रहे हैं तो उसमें अनरीजनेबल कोई बात है। नॉनदलेस ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है इससे दिक्कत आ रही है और उन्हें गुस्सा आ रहा है। अब मुझे पता है कि आप ये कह सकते हो कि $20 पर मंथ जो है इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, और मैं एग्री करता हूँ ये इतना बुरा नहीं है, मगर ये नेटफ्लिक्स की फ़ीस अलोन नहीं है जो कि लोगों को गुस्सा दिला रही है। जो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं होगा कि आप सारे मोस्ट पॉपुलर शोज और मूवीज़ को एंजॉय करो। हालांकि नेटफ्लिक्स के पास मोस्ट डाइवर्स और डिज़ायरेबल कैटलॉग है, यहाँ पे बहुत सारे टीवी शोज़ और मूवीज़ है जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स में ही अवेलेबल है। ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जब वहाँ पे 2 या 3 प्रोमिनेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज थी, मगर क्योंकि अब सबके पास ही खुद की स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, आपके पास नेटफ्लिक्स, हुलू, HBO मैक्स, डिज्नी प्लस, प्राइम वीडियो, पैरामाउंट प्लस, डिस्कवरी प्लस और एप्पल टीवी आ चुका है। तो अगर आप टॉप 5 स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी चूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा एडअप हो जाता है, और अगर आप टॉप टियर ऑप्शन लोगे हर एक का, तो आपको नेटफ्लिक्स $20 पर मंथ पड़ेगा, हुलू $13 पर मंथ, HBO मैक्स $15 पर मंथ, डिज्नी प्लस $80 पर ईयर, और अमेजॉन प्राइम $140 पर ईयर मिलेगा। और जब आपको इन सारी चीज़ों को ऐड करोगे, आपको $66 पर मंथ या फिर $796 पर ईयर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने पहले सुना हुआ है ये, क्योंकि बिकॉज ये सैटेलाइट टीवी प्रोवाइडर्स जैसे डिश और डायरेक्ट टीवी ये पहले से ही चार्ज करते आ रहे हैं, तो इन अ सेंस ऐसा लगता है कि हम घेरे के वापस से उसी पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। जो रीज़न था नेटफ्लिक्स इतना पॉपुलर था पिछले डेकेड में, क्योंकि वो एम्फेसिस करता था रेगुलर टेलीविजन को। इंस्टेड ऑफ आपको बहुत सारे एड्स और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, नेटफ्लिक्स ने प्रॉमिस किया कि बेस्ट टाइटल्स दिखाएगा आपको जब भी और जहाँ भी हो, आपको सस्ती रेट में। मगर आज ऐसा लगता है कि स्ट्रीमिंग जो है वो एक और वर्जन ऑफ टेलीविजन बन चुकी है। जो एक एडवांटेज है स्ट्रीमिंग सर्विस का ट्रेडिशनल टीवी से इस पॉइंट पे कि आपको एड्स देखने को नहीं मिलते $60 से $70 के सेम प्राइस पॉइंट पे, मगर ये भी जैसे ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एड सपोर्टेड वर्जन ला रहे हैं, प्रोबेबली चेंज हो जाएगा अगले सालों में कुछ भी। ऑनेस्टली यहाँ पे चीज़ें 2 मोड ले सकती है, या तो स्ट्रीमिंग सर्विस इंट्रोड्यूस कर देगी एड सारे प्लान्स में, या फिर वो जैकअप कर देंगे प्राइसेस को एड फ्री प्लान्स में और भी ज़्यादा, और जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम में जब तक ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंडिस्टिंग्विशेबल बन जाएगी रेगुलर टेलीविजन से एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। बजाय इसके कि आपको टीवी में देखना पड़ेगा सर्टेन टाइम में, आप किसी भी डिवाइस में किसी भी समय देख सकते हो, मगर बस यही खासियत होगी इसकी। मगर एक ट्रिक जो अभी भी वर्क करती है वो है गुड ओल्ड सब्सक्राइब फॉर 1 मंथ और कैंसिल ट्रिक। मगर स्ट्रीमिंग सर्विस को भी इस ट्रिक के बारे में पता है, तो प्रोबेबली बहुत सारे शोज जो हैं वो हर एपिसोड हर हफ्ते रिलीज़ करेंगे, वो बजाय कि एक सीज़न एक ही साथ। इसकी वजह से उनके पास कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ कंटेंट होगा पूरे साल, और बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब रहेंगे, और इस पॉइंट पे ट्रूली बैक टू ग्राउंड जीरो हो जाएगा। तो जो ज़्यादातर लोग हैं स्ट्रीमिंग एवोल्यूशन के फ़ैन नहीं है, और जो जिन्हें वो ब्लेम करते हैं वो है नेटफ्लिक्स। ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो है वो सिंपल नहीं है कि नेटफ्लिक्स ग्रीडी है, मगर क्योंकि वो ईजी टारगेट है, इसी की वजह से जब लोग हेडलाइंस देखते हैं नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर लूज कर रहा है और उनका स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहा है पहले से, तो वो नेटफ्लिक्स को ये कहते हैं कि उन्हें वही मिला जो वो डिजर्व करते हैं।
और डिस्पाइट ये सारी डूम्सडे हेडलाइंस के नेटफ्लिक्स जो है कहीं भी नहीं जाने वाला। सो फार जो उनका एंटायर सब्सक्राइबर लॉस है वो सिर्फ 0.5% ऑफ देयर टोटल सब्सक्राइबर्स के बराबर है। और ये हर फैक्टर जब उनके अगेंस्ट था, हमारे पास रशियन सैंक्शंस आए, पोस्ट कोविड स्ट्रीमिंग पर्ज आया, द रिसेशन आया, ल्यूडिक्रस इन्फ्लेशन आई, रिकॉर्ड हाई इकोनॉमिक फेयर्स आए, और ये सारे फैक्टर्स जो है इसकी वजह से नेटफ्लिक्स ने सिर्फ 0.5% अपने सब्सक्राइबर्स को लूज़ किया। तो क्लियरली इतनी बड़ी डील नहीं है नेटफ्लिक्स के लिए लॉन्ग टर्म में। अब इसका मतलब ये नहीं कि नेटफ्लिक्स ने सब्सक्राइबर लूज़ करना छोड़ दिया, उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट वापस से जल्दी आने वाली है। और जैसा कि उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लॉस और हो सब्सक्राइबर्स का, मगर जितना मुझे पता है वो सब्सक्राइबर लॉस कुछ सालों तक करेंगे, मगर इवेंचुअली इकोनॉमी जो है वो वापस से स्पेंडिंग मनी मोर फ्रीली पे आ जाएगी। और इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स जो है वापस से फिनोमिनल नंबर्स पोस्ट करने लगेगा। और मुझे एक और चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि नेटफ्लिक्स ने कभी भी फिनोमिनल नंबर्स पोस्ट करना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि हालांकि उनके सब्सक्राइबर नंबर्स तो कम हो रहे हैं मगर उनका स्टॉक जो है डिस्ट्रॉयड हो रहा है। मगर साथ ही साथ नेटफ्लिक्स जो है रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहे हैं आज तक, और वो कंटिन्यू करेंगे अगर पासवर्ड शेयरिंग और इन्वेस्ट करेंगे हेवीली ओरिजिनल्स पे। तो मुझे लगता है कि नंबर जो है बढ़ता जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो हालांकि पब्लिक सेंटिमेंट नेटफ्लिक्स के अराउंड ख़राब है और प्रोबेबली ख़राब होता जाएगा, मुझे नहीं लगता कि सेम चीज़ जो है नेटफ्लिक्स के स्टॉक के बारे में कही जा सकती है जब वो अंडर $200 पर शेयर है। मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि आपको लगता है नेटफ्लिक्स अनरीजनेबल हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फ़ैन हो, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।